This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर? ओके, ग्रेट। वेलकम बैक। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। इस स्ट्रक्चर का पर्पस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों जाता है। बेसिकली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दो लेवल्स पे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। एक तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू हम डुअल कमांड सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। डुअल कमांड सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम वर्टिकल चेन ऑफ कमांड को हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड से ओवरले कर देते हैं सो दैट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कैन बी कंप्लीटेड विद इन बजट, विद इन टाइम, ठीक है, विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्कोप एंड क्वालिटी। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज करती हैं अपने अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए। बट अगेन दिस स्ट्रक्चर हैज सम ड्रॉबैक्स एज वेल, वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे। कि स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जब डुअल कमांड होती है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। दिस स्ट्रक्चर ओनली वर्क्स व्हेन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन ओपन कम्युनिकेशन। जब फोकस मैनेजमेंट का ओपन कम्युनिकेशन पे होता है और जब फोकस होता है गेटिंग द जॉब्स डन rather than defending your own position, you just have to get the work done, ठीक। सो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। वी डिस्कस्ड, कल हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी शुरू की थी कि स्टारबक्स के पास एक तरफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वेयर दे हैव सम डिवीजन्स, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड देयर आर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड, जिसकी बेस के ऊपर स्टारबक्स जो है वो अपने स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है। एग्जाम, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, इसे पढ़ लें बस एक दफा, अदरवाइज इसमें से एग्जांपल में से क्वेश्चन कभी भी नहीं आता होता, so it is just for the purpose of reading. Starbucks basically a hybrid mixture है different features from basic types of structures. In this case, the structural design involved intersection among various components of the business. For example, the company product-based division intersect with functional groups and geographic divisions, which in turn intersect with other part of organization. तो ये किस्म का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ये किस्म का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है कि आप अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल हायरार्की को आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिवीजन्स के साथ कन्वर्ज कर देते हैं सो दैट इट फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल हायरार्की के अंदर यू हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपकी फंक्शनल हायरार्की में आती हैं एंड उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं, ठीक है। अब इसका जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा, if we draw a matrix structure of स्टारबक्स का जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा वो कैसे काम करेगा। एक तरफ सारे फंक्शंस हैं और एक तरफ उसकी ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं, और हर ज्योग्राफिकल डिवीजन जो है वो एक ज्योग्राफिकल डिवीजन के अंदर सारे की फंक्शंस को देख रही होती है, ठीक है ना। वन ज्योग्राफिकल डिवीजन इज लुकिंग एट ऑल द फंक्शंस अंडर वन ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन डिवीजन है या चाइना एशिया पैसिफिक है या यूरोपियन मिडिल ईस्ट अफ्रीकन है। अब अमेरिकन डिवीजन जो है वो अमेरिकन डिवीजन के अंदर फंक्शंस को भी देख रही है, मार्केटिंग को भी देख रही है, एचआर को भी देख रही है, फाइनेंस प्रोडक्शन को भी देख रही है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन जो है दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड।
ऑन द अदर हैंड फंक्शनल चेन ऑफ कमांड मौजूद है, फंक्शनल हेड मौजूद है, तो इस तरह से एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो इस तरह से बाज़ दफ़ा ज्योग्राफिकल डिवीजन्स के पैरेलल फंक्शंस जो हैं उनको अलग अलग करने की बजाय, यानी डिवीजनल स्ट्रक्चर डेवलप करने की बजाय दे डेवलप अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं रादर डेवलपिंग अ डिवीजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर स्टारबक्स। स्टारबक्स का एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। I don't know what's happening to office. Wait a minute. In the meantime, कोई क्वेश्चन देने आ रहा है तो प्लीज पूछ लें. This software is working very strange. Tomorrow they have sports day at PAC. Again, these are the things which online students might miss because. But आप में से जो लोग लाहौर में हैं, I recommend कि आप लोग join ज़रूर कीजिएगा. If any one of you in Lahore, you may join. You can be a part of that event. लाहौर में से कौन कौन है आप में से? Who is from Lahore? Anyone from Lahore amongst you? Okay, great. So Jawad is going tomorrow. That's nice. That's very nice. Okay, Jawad is from Lahore. बाकी आपके कौन कौन से शहर हैं? I know Naveed is from Karachi and what else? Others? बाकी लोग कहाँ कहाँ से? I might guess. वासिल नारोबाल से हैं. Okay, great. And then we have, oh, माशाल्लाह, स्वाद से भी हैं. Great, great. This is the power of technology, right? This is the power of technology, that you are sitting hundreds of kilometers away and still we are here. Great, great. Okay, खुल ही गया मेरा ये word. My laptop is behaving very strange for the last few days, I guess. तो इसका विंडो का इशू है. Okay, let's draw a matrix structure. अच्छा, आप currently आप पिंडी में हैं, but you are from मुल्तान. मुल्तान के लोग बड़े प्यारे होते हैं, मीठे लोग होते हैं मुल्तान. Okay, so ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो बाज़ दफ़ा ज्योग्राफिकल अपनी जो डिवीजन्स हैं उसको वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप कर लेती हैं रादर देन डेवलपिंग डिवीजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिवीजनल स्ट्रक्चर महंगा होता है. इट्स एन एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर. तो फर्म्स अक्सर क्या करती हैं, वो डिफरेंट
फंक्शंस जो है उनको कंसोलिडेट कर लेती हैं. फॉर एग्जांपल here they might have divisions. यहाँ पे उनके पास divisions हैं. They might have divisions. Let's say here they have okay, here they have division A, here they have division B, here they have division C, और यहाँ पे functions हैं marketing, HR, finance, production, और यहाँ पे उन्होंने इस तरह से उन्होंने डिविजनल स्ट्रक्चर, एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया हुआ है, वेयर देयर आर डिफरेंट पीपल. ठीक है, मुख्तलिफ लोग हैं और डिफरेंट लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु आर रिपोर्टिंग टू द डिविजनल मैनेजर्स. लोग डिविजनल मैनेजर्स को भी रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो रिपोर्टिंग टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. एट द सेम टाइम लोग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को भी रिपोर्ट कर रहे हैं. इसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर. दैट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इसे कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. दैट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अच्छा, इस डिवीजन, अब आप देखें, अगर आप चाहते तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकते थे ना, कि आप हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शंस डिफाइन कर देते, लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ा कॉस्ट इनइफेक्टिव स्ट्रक्चर है. उससे कॉस्ट कंट्रोल नहीं होती, वो कॉस्ट बढ़ा देता है आपकी. सो आप फिर डिवीजन्स के अंदर को भी आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट स्टारबक्स डू. तो स्टारबक्स ने यही किया कि उसने कॉर्पोरेट डिवीजन्स बना दी, 3 मेजर डिवीजन्स बना दी, एंड देन ईच डिवीजन हैज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव. ठीक है, एंड you know each local manager report to at least 2 superiors, geographical head and functional head. Now this is where, for example, ये लोकल मैनेजर है, यहाँ पे लोकल मैनेजर काम कर रहा है, और ये लोकल मैनेजर जो है अब ये 2 लोगों को रिपोर्ट कर रहा है. डिविजनल हेड को भी रिपोर्ट कर रहा है और फंक्शनल हेड को भी रिपोर्ट कर रहा है. एंड दैट इज हाउ दे डेवलप अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ they can closely manage geographical divisions along with the key functions of the business. इसी तरह product based divisions है, इसी तरह teams है. तो स्टारबक्स इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर को. इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को एक ही अम्ब्रेला में इस्तेमाल करे. फॉर एग्जांपल स्टारबक्स एक ही वक्त में मैट्रिक्स भी इस्तेमाल कर रहा है और उसके पैरेलल स्टारबक्स टीम बेस्ड स्ट्रक्चर को भी यूज कर रहा है. जब एक इदारा एक वक्त में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को यूज करता है, इसे हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. सो दैट वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल. टीजीएल का केस हमने पहले पढ़ लिया था. इसका एक पार्ट है आउटसोर्सिंग वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ कंपनीज गेट द जॉब डन. इदारे काम अपने स्ट्रक्चर में कैसे करवाते हैं. इदारे अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें अचीव करते हैं. नंबर 1, दे एग्जीक्यूट जॉब स्पेशलाइजेशन, एंड नंबर 2, दे एग्जीक्यूट डिपार्टमेंटलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कि ये 2 आउटकम्स होते हैं बेसिकली. दीज आर व्हाट वी कॉल एज 2 आउटकम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं जॉब स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, या डिपार्टमेंटेशन भी कहते हैं. ठीक है ना. आप वेरियस रोल्स जो हैं इंडिविजुअल्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेस्ड ऑन द टास्क दे परफॉर्म. एंड दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वेल. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की एक्सपर्टीज के मुताबिक उन्हें टास्क एलोकेट करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये आपकी अभी भी होल्ड करती है. वी टॉक्ड अबाउट इट कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म नहीं हुआ. हाँ, मॉडर्न थियरीज ने इसके अंदर वैल्यू ऐड की है, इसके अंदर उन्होंने कुछ फर्दर ऐड कर दी है, बट इट डजंट मीन कि साइंटिफिक मैनेजमेंट दुनिया से खत्म हो चुकी है. इट इज स्टिल देयर. ओके, and then there is departmentalization, grouping the job into units, functions बना देते हैं, departments बना देते हैं. So what we do is we make people work on various activities. हम लोगों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज पे काम करवाते हैं. ठीक है, and that is how we develop their formal relationships. उनके formal relationships जो हैं वो डेवलप करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम उनसे काम एग्जीक्यूट करवाते हैं. एक और इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रीस्ट्रक्चरिंग का. रीस्ट्रक्चरिंग भी का टॉपिक हम जाके पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर के आखिरी पार्ट में, कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अंदर.
रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं जब रैपिडली एनवायरनमेंट चेंज हो रही होती है तो बिजनेसेस जो हैं दे ऑपरेट इन अ स्ट्रक्चर विच माइट बी आउटडेटेड। आज वो जिस स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहे हैं कल को वो स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो जाएगा, सो उनको कांस्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। कांस्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है चेंजिंग द स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, चेंजिंग द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक, इसे कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। देन वी हैव स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है ये जो भी हमने डिस्कस किया, दो चीजें हैं। स्पेशलाइजेशन मीन्स dividing the people, dividing the activities amongst people into smaller work units so that people can get specialized in what they do. There are two levels of specialization, high and low specialization. जब स्ट्रक्चर टॉल होता है तो स्पेशलाइजेशन हाई होती है, जब स्ट्रक्चर फ्लैट होता है तो स्पेशलाइजेशन लो होती है। ये बात याद रखिएगा। इन अ टॉलर स्ट्रक्चर you will find higher level of specialization, like in bureaucracy, bureaucratic structure जो कि tall होता है तो उसमें you will find high degree of specialization. In a flatter structure you will find low degree of specialization, इसमें there will be multitasking। ठीक है ना। so जब specialization high होती है it means कि people are master in their specific areas and they cannot work in other areas। लोग सिर्फ अपने एरिया में मास्टर होते हैं और किसी और एरिया में काम नहीं कर सकते। However, when there is low specialization, it allows more flexibility. Employees can tackle broader array of tasks. इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। दिस फिनोमेना इज नेम्ड एज मल्टीटास्किंग। इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बंदा एक से ज्यादा काम करने का माहिर। तो जब एक स्ट्रक्चर फ्लैट होगा तो मल्टीटास्किंग एनकरेज्ड होगी, और जब एक स्ट्रक्चर जो है वो टॉल होगा तो मल्टीटास्किंग डिस्करेज्ड होगी। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज मल्टीटास्किंग। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं जब आप इंडिविजुअल्स, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन लीड्स टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन लीड्स टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को स्पेशलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली पीपल टेंड टू परफॉर्म their specialized duties under homogeneous heads, जिन्हें हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं डिपार्टमेंट्स। तो जब आप स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं तो लोग फिर क्या करते हैं, अपनी स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज जो है वो होमोजीनियस हेड्स के अंदर। होमोजीनियस हेड से क्या मुराद है, जहाँ पे एक जैसे काम होते हैं। जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे काम मार्केटिंग के होते हैं, जैसे एचआर का डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे काम एचआर के होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे काम प्रोडक्शन के होते हैं। तो जहाँ पे एक जैसे काम होते हैं उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, homogeneity. So departmentalization is basically grouping the jobs together so that you can coordinate common activities and tasks. This is common activities and tasks means the homogeneity. ये homogeneity का concept है। ठीक है, so जब आप specialized duties को homogeneous कर देते हैं तो आप common activities को basically group करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली इस पर्टिकुलर फिनोमेना को यूज करते हुए अपने स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती हैं। ठीक है, इसके बाद खैर ये अगेन एक दो नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यू माइट गेट अ क्विक क्वेश्चन, अ शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू अदर कॉन्सेप्ट्स। चेन ऑफ कमांड बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है the hierarchy of authority, the unbroken line of authority that extends from top of the organization to the bottom of the organization. इसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली द वे इट साउंड्स। चेन होती है, जंजीर होती है जो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जंजीर कहीं से भी टूट जाएगी तो फिर
ये ना डिस्टॉर्शन आ जाएगी, ना इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, ना डिसीजंस होंगे, कुछ भी नहीं होगा। चेन ऑफ कमांड भी दो किस्म की होती है, लॉन्ग होती है और शॉर्ट होती है। अगेन, जितना स्ट्रक्चर टॉल होगा उतनी चेन ऑफ कमांड भी टॉल होगी। तो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड इज फाउंड इन टॉल स्ट्रक्चर्स, इट इज फाउंड इन टॉल स्ट्रक्चर्स, एंड शॉर्ट चेन ऑफ कमांड इज फाउंड इन फ्लैटर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स के अंदर पाई जाती है। तो जितना स्ट्रक्चर टॉल होगा चेन ऑफ कमांड भी टॉल होगी, जितना स्ट्रक्चर फ्लैट होगा चेन ऑफ कमांड जो है वो फ्लैट होगी। वेल, सीईओ बेसिकली ऊपर होता है, डायरेक्टर नीचे होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ही इज एट द टॉप। नहीं नहीं, सीईओ होता है टॉप में आई गेस। अगेन ये बड़ी डिस्टिंक्टिव हायरार्की होती है और ये वेरी कर सकती है। और अगर आपका बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सीईओ से ऊपर होगा, सारी बात। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो सीईओ के नीचे होगा, एमडी। ठीक है ना। अगर मार्केटिंग डायरेक्टर, अगर डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, वीपी इज वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अगेन दिस इज जस्ट, ये जो नाम है ना, ये सिर्फ नरेटिव हैं, दे आर जस्ट नरेटिव। ठीक है, इट्स नॉट द केस कि हमेशा हर किस्म के इदारे में एक ही हायरार्की होल्ड करती होगी। हर किस्म के इदारे में, अगेन नवीद आई एम सेइंग, सीईओ रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड होता है, ठीक है, जिसका फिर एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे कहते हैं। ठीक। हम्म। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बड़े क्विक कॉन्सेप्ट्स हैं पेपर के हवाले से। डिफाइन स्पेशलाइजेशन, डिफाइन डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिफाइन चेन ऑफ कमांड, डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल। दे आर वेरी वेरी क्विक टॉपिक्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, बाय द वे आप बताएं मुझे, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? एनीवन? पढ़ के बता देंगे तो फिर क्या फायदा, अब बताएं। लेकिन अब तक तो पढ़ लिया होगा, माशाल्लाह बड़े शरारती हैं आप सारे। ओके, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? अस्तगफिरुल्लाह, नवीद, वेरी बैड। दिस इज नॉट स्पैन ऑफ कंट्रोल, दिस इज क्रिटिकल पाथ। कंफ्यूज कर गए आप आई गेस। हाँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू वन सुपरवाइजर और वन बॉस। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कितने सबऑर्डिनेट्स एक बॉस को रिपोर्ट करते हैं, इसे हम उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। ठीक है, हायर द रेशियो ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, वाइडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। कोई नहीं, वीकेंड आ रहा है आगे, यू कैन हैव योर स्लीप। तो जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होंगे एक इंडिविजुअल के नीचे, उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा। जितने कम सबऑर्डिनेट्स होंगे उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा। ठीक। स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है मैनेजर की कैपेबिलिटीज के ऊपर, मैनेजर के वर्कलोड के ऊपर, नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन के ऊपर, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, लेवल ऑफ कोहेसिवनेस विद इन अ टीम के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजर की कैपेबिलिटीज जो हैं वो एक्सटेंसिव हैं, एक्सटेंडेड हैं, और मैनेजर का जो वर्कलोड है वो भी फ्लेक्सिबल है, और रूटीन वर्क है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन हुई भी है सबऑर्डिनेट्स की, तो फिर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज करेगा। तो टॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर टॉल नैरो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा उतना स्ट्रक्चर टॉल होगा, और जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा उतना स्ट्रक्चर आपका फ्लैट होगा। सो टॉल नैरो का मतलब होता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है और स्ट्रक्चर टॉल है। So if there are many small number of subordinates reporting directly to him, means the supervisor, there will be many layers from top to bottom. इसकी diagram देखें. This is a span of control of 2 and this is a span of control of 12. यहाँ पे span of control जो है वो 2 का है और यहाँ पे span of control जो है वो 12 का है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कितने 5 लेवल्स हैं हायरार्की के, और यहाँ पे we only have 2 levels of हायरार्की। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लेवल ऑफ हायरार्की हैं।
So here we have two levels of hierarchy. ठीक है, टॉल नैरो स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनटेस्टेड सो फार, बड़े वसी और बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि पेपर में एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पुट करेगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टॉल नैरो स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और वाइड फ्लैट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. टॉल नैरो स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, बल्कि इनफैक्ट जब आप इसके ये फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं. टॉल नैरो स्ट्रक्चर में फॉर्मेलिटी होती है रिलेशनशिप्स में बिटवीन मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स. There is very close supervision because manager has to manage only a few number of individuals. So manager would spend most of the time monitoring their work, giving them direction. There will be very high level of specialization क्योंकि tall structure है तो there will be high specialization. अभी डिस्कस किया हमने ऊपर. This is where we discussed it. कि जितना स्ट्रक्चर टॉल होगा उतनी ज्यादा होगी स्पेशलाइजेशन और जितना स्ट्रक्चर फ्लैट होगा देयर विल लेसर स्पेशलाइजेशन. स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, प्रोसीजरल एम्फेसिस ऑन फॉर्मल रोल एंड जॉब टाइटल्स एंड ड्यूटीज आर वेरी हाई. अगेन ब्यूरोक्रेसी आ गई, इम्पर्सनैलिटी, इम्पार्शियलिटी, फॉर्मल रूल्स. स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर टॉल है वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत स्लो होती है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन to get from top to bottom or from bottom to top. So as a result, tall narrow structure can be very slow to react to change. Again, bureaucratic structure है तो change की तरफ इसका जो reaction है वो बहुत slow होता है. ठीक है. Next we have wide flat structure. वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है फ्लेक्सिबिलिटी. अ वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर इज मोर फ्लेक्सिबल. एक इसमें हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इगैलिटेरियनिज्म. इगैलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन is an organization where skill and knowledge is respected more than the hierarchical level of the individual. एग्लिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इदारे को कहते हैं जहां पे बॉसेस एंड सबऑर्डिनेट आर ट्रीटेड इक्वली और आर गिवन respect based on their skills and knowledge and experience rather than their hierarchical level. साहब मैं आपकी सिर्फ इसलिए इज्जत करता हूँ कि आप लेट्स से हायरार्की में मेरे से ऊपर हैं, लेकिन मैं इवन दो आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं बट आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं हाँ परफेक्ट, यस वेरी गुड. दिस इज एक्चुअली अ जापानीज मॉडल. अब बल्कि हमने याद है आउची की थ्योरी पढ़ी थी, आपको याद होगा. तो आउची की थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि वो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे बिलीव करते थे. ठीक है ना. दिस इज जापानीज मॉडल. टीम वर्क हाई होता है, कॉपरेशन हाई होती है. और चूंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हाई है, ज्यादा है, वाइड है. जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है तो ग्रेटर डेलीगेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की टू द सबऑर्डिनेट्स. मैनेजर्स हैव टू मेनी सबऑर्डिनेट्स टू अप्लाई क्लोज कंट्रोल. So what they do is they try to delegate the decision making authority to the lower level people. Then there is a high level of flexibility, less emphasis on roles and job description. There is rapid vertical communication. Decision making is quite quick. Information travel quickly from top to bottom and bottom to top. इसे कहते हैं egalitarian organization. इसे कहते हैं wide flat structure. अच्छा, now let me put a question. What do you think? Which structure is better responsive to change? वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर बेहतर होगा चेंज की तरफ रिस्पॉन्ड करने में या टॉल नैरो स्ट्रक्चर बेहतर होगा रिस्पॉन्सिव टू चेंज के अंदर? विच स्ट्रक्चर इज बेटर रिस्पॉन्सिव टू चेंज? यस, वाइड फ्लैट इज बेटर. आजकल की टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, आजकल की रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली वाइड फ्लैट को प्रेफर करते हैं. और आप याद करें तो मॉस्केंटर ने भी यही कहा था ना. मॉस्केंटर ने एक जुमला बोला था. मॉस्केंटर ने वाज इन फेवर ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस. Mosquenter was in favor of flatter organization because flatter structures are better change responsive.
Flatter structures are better responsive to change. Thomas Kenter was in favor of flat organizations. Exactly वही debate यहाँ की जा रही है. Wider and flatter structures have replaced tall bureaucratic structures because they are responsive to change, they can change rapidly, and secondly, they are cost effective as well. They can save some cost. जितना आप स्ट्रक्चर टॉल नैरो बनाएंगे उतने हायरार्किकल लेवल्स ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, उतनी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होगी, उतनी आपकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगी. जितना आप स्ट्रक्चर फ्लैट एस्टैब्लिश करेंगे, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कम होंगी, उतनी आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी. ठीक है, एग्जैक्टली कॉस्ट सेविंग होती है. अलॉट ऑफ कॉस्ट इज सेव्ड, अलॉट ऑफ कॉस्ट इज सेव्ड. तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पोर्शन कवर हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पोर्शन कवर हो जाता है. इसमें हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया. मेनली we have discussed we have defined what is an organizational structure. हमने डेफिनेशन देखी स्ट्रक्चर की, यहाँ से स्टार्ट किया था. हमने पर्पसेस देखे. so defining the structure, key purposes of the structure. then we discussed types of structures. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में हमने 4 मेन टाइप्स को डिस्कस किया. एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिविजनल एंड मैट्रिक्स. हर टाइप के हमने क्वेश्चंस भी देखे, उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स भी देखे एसोसिएटेड. देन वी डिस्कस्ड आज फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट की हाउ कंपनीज गेट द जॉब डन. इसमें हमने डिस्कस किया स्पेशलाइजेशन को, डिपार्टमेंटलाइजेशन को, वर्क रिस्ट्रक्चरिंग को, चेन ऑफ कमांड को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को. सो ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स दैट मेक ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर जॉब्स डन. ठीक है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक इदारे के, और ये इदारे को काम करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स. 2 लेवल्स पे होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स 2 लेवल पे होते हैं, इंटरनल लेवल पे होते हैं और एक्सटर्नल लेवल पे होते हैं. इंटरनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं दे आर फाउंड विद इन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटिटी. इंटरनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल लेवल पे पाए जाते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं. बेसिकली इंटरनल रिलेशनशिप्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद व्हाट वी कॉल एज डिसीजन मेकिंग. इंटरनल रिलेशनशिप्स का एक वाहिद कंसर्न जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है कि एक इदारे में डिसीजन मेकिंग कैसे हो. हाउ आर द डिसीजंस बीइंग टेकन. फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन. सो इंटरनल रिलेशनशिप्स के अंदर हमारा वाहिद कंसर्न जो है दैट इज डिसीजन मेकिंग. इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, मार्च 19 में आया था. इसके ऊपर पेपर में मार्च 19 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में सितंबर में भी आया था क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी आया था कोई ऐसा क्वेश्चन. लेट मी सी, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी बता रहा है. व्हाई कांट आई रिकॉल दिस क्वेश्चन. ओके, लेट मी सी ये कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट दीजिएगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था. और ये हमने बल्कि कल क्वेश्चन डिस्कस भी किया था ना, एग्जैक्टली IEM वाला, जिसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वो अडॉप्ट करेगी और उसके ड्रॉबैक्स बताने थे. इसका पार्ट बी था व्हाट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. तो इट मींस कि इस क्वेश्चन को भी ये, इस टॉपिक को भी ये एजाज हासिल हो गया कि दिस टॉपिक हैज अपीयर्ड इन कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो टॉपिक है ये कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आ गया है. सो दिस इज येट अनदर एविडेंस कि एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को, सेम टॉपिक को कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में पूछ लेता होता है. तो डू नॉट जस्ट स्किप एनी टॉपिक जस्ट बिकॉज आप ये सोच लें कि ये तो पिछली अटेम्प्ट में आ गया था तो अब नहीं आएगा. ये सोच के अगर आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं so that is going to lead you towards some big problem. ओके, खैर, तो ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे बात होगी. और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रिलेशनशिप, जो कि मेनली 2 हैं, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है. आउटसोर्सिंग पे भी सवाल आ चुका है, वर्चुअल
ऑर्गेनाइजेशन पे भी सवाल आ चुका है। एंड देन वी विल जंप ऑन द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द टू मेजर थेरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। दो मेजर थेरी कौन कौन सी हैं स्ट्रक्चर्स की? एक है बर्न एंड स्टॉकर की और एक है हेनरी मिंट्सबर्ग की। एक हम पढ़ेंगे बर्न एंड स्टॉकर और एक हम डिस्कस करेंगे हेनरी मिंट्सबर्ग को। सो बर्न एंड स्टॉकर एंड हेनरी मिंट्सबर्ग की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। सो होपफुली नेक्स्ट वीक के कहीं ट्यूसडे या वेंसडे तक हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आई एम टारगेटिंग कि आपका रिजल्ट वीक शुरू होने से पहले पहले टेस्ट सेकंड चैप्टर के पार्ट 2 का अभी तक अपलोड नहीं हुआ। लेट मी चेक विद द टीए, डोंट वरी, हो जाएगा कल ही हो पाएगा, ठीक है, कल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा टारगेट है कि आपका रिजल्ट वीक स्टार्ट होने से पहले पहले हम चेंज मैनेजमेंट कवर कर चुके हों, ठीक है, 4th चैप्टर। नहीं, कल ऑफ तो नहीं है, नो आई डोंट थिंक सो। अभी तक ऐसा कोई मैसेज तो नहीं आया ना आपको? मेरा नहीं ख्याल कल ऑफ है। नहीं, कल ऑफ नहीं है यार, कल करेंगे क्लास, क्योंकि आगे काफ़ी छुट्टियां आ जानी है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट एनी। हाँ यार देखो, फिजिकल क्लासेस तो ऑफ हैं, टीए ने तो टेस्ट अपलोड करना है ना बेटा। आई आस्क हिम, ही कैन डू इट फ्रॉम हिज होम एज वेल, ठीक है। इट्स वो तो खैर एलएमएस के थ्रू उसने अपलोड करना है तो अपने घर से भी कर देगा ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई एम सेइंग कि लेट्स नॉट टेक ऑफ क्लासेस, क्योंकि आगे काफ़ी गैप आ जाना, आगे कम से कम 8 से 9 क्लासेस, 8 क्लासेस का गैप आ जाना है, जिसको हमें फिर पूरा भी करना है। तो चलें, वी कैन डिसाइड इट टुमारो, लेकिन अभी अभी इस वक्त डोंट वरी एट ऑल, टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और बेटा गैप आना है, आई हैव, मैंने शायद आपको बताया हुआ है, मैंने 15 नवंबर से 26 ऑफ नवंबर तक मैंने पाकिस्तान में नहीं होना। आई एम ट्रैवलिंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन अमेरिका, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल इन पाकिस्तान, एंड फॉर दैट रीज़न अब मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, कि मैं वहाँ से क्लासेस लूँ आपकी। हम कोई ना कोई टाइमिंग सेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस है तकरीबन 13 घंटे का। इट्स अ 13 आवर्स टाइम डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच हमजा। इट्स अ 13 आवर्स टाइम डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे लेट सपोज हम 6:30 की क्लास करते हैं, तो वहाँ पे सुबह के 7:30 बजे होंगे, तो हम अब 8 क्लासेस ऑफ नहीं करेंगे। मैं ज़रूर आपके साथ कोऑर्डिनेट करके हम 1-2 क्लासेस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बेटा डिफरेंस आपको तो नहीं ना आएगा, वो तो वहाँ पे होगा ना डिफरेंस। तो आई कैन टेक द क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम देयर, ठीक है। आपके यहाँ शाम के 6:30 बजे हुआ करेंगे, वहाँ पे सुबह के 7:30 बजे हुआ करेंगे। आई गेस हाँ 13 घंटे का फ़र्क है शायद। हाँ एग्जैक्टली। चलें, वो दैट्स यू नो फार फेच्ड डिबेट, ये भी फार फेच्ड डिबेट है, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। बाकी एहसन है अवेलेबल, एहसन बैठा हुआ है, एहसन ने मुझसे अपने कुछ वो क्वेरीज थी एहसन की, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर राइट नाउ। नहीं, इधर नहीं है अभी। चलें, आई टॉक टू हिम ऑन व्हाट्सएप, उसकी कुछ क्वेरीज थी, सो लेट मी एड्रेस हिम। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।